सो हेलो दोस्तों, चलिए हम बताते हैं आपको कि आज हम क्या देखने वाले हैं। तो आज सेंटर ऑफ मास देखने वाले हैं। सेंटर ऑफ मास काफ़ी आसान सा चीज़ है बच्चों, इसमें आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, काफ़ी आसान है। तो अभी तक जितने चीज़ें हमने देखा कि जब मास को हम लोग जैसे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करते थे, तो मास जो लेते थे ना बच्चों, वो किसी ऑब्जेक्ट का लेते थे, लेकिन एक्सेलरेशन जो था वो सेंटर ऑफ मास का था। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे चीज़ें हो रही थी पीछे। जैसे अभी तक अगर मैं बताऊं ना, तो आप लोग जितना चीज़ें पढ़ रहे थे ना बच्चों, वो सारा सेंटर ऑफ मास पे ही बेस्ड था। कैसे? देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये था ऐसे करके, ये ऐसे करके बच्चों जा रहा था इधर करके ए एक्सेलरेशन से, जब हमने फोर्स एफ लगाया था। ठीक है, तो जो लिखते थे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास कहीं लिखते थे, क्योंकि बच्चों ये जो बड़ा सा पार्टिकल है ना, इसका ये बहुत छोटा छोटा सब छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बना होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे है, यहाँ पे सारा चीज़ का अलग अलग टाइप का एक्सेलरेशन आ जाएगा, लेकिन हम इसको एक सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर पे कंसीडर करते हैं। इस पूरे सिस्टम का मास सेंटर पे कंसीडर करते हैं, जहाँ पे वो बैलेंस हो जाए, तो उसी का एक्सेलरेशन लिया जाता है ना। ओवरऑल देखा जाता है बच्चों, अगर पूरा बड़ा सा ऑब्जेक्ट है तो उसको ओवरऑल देखा जाता है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है। तो वैसे हम बता पाते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, और बाकी चीज़ें हम कर पाते हैं, है ना। काफ़ी आसान है बच्चों। तो और भी चीज़ें इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे मान लेते हैं बच्चों, ये जो आपको देख सकते हैं यहाँ पे दिया हो सेंटर ऑफ मास के लिए, एक यहाँ पे एज है। ठीक है, इस एज पे क्या किया गया है, बैलेंस किया गया है। दो ऑब्जेक्ट्स को बैलेंस किया गया है। कैसे किए हैं? एक ऐसे से लंबा सा रख दिए, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। देख सकते हैं कि ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट मतलब हाई मास का है, और ये लो मास का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे बैलेंस के लिए हम इस चीज़ को, हिंज को यहाँ पे रखे हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एज है, तो यहाँ पे रखे हैं, तो ये चीज़ें बैलेंस हो गई। गिर नहीं रही है, इधर नहीं गिर रही है, इधर नहीं गिर रही है, बैलेंस हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इस मास, बड़ा वाला मास के हमने नज़दीक रखा। अगर मैं इस हिंज को यहाँ पे ऐसे करके रख दूँ, तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ गिर जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा, ऐसे, है ना। आपने देखा होगा कि जो तराजू बोलते हैं, तराजू जो पहले अब गांव में यूज तो करते हैं, जैसे है ऐसे तराजू करते हैं, तो इधर कुछ और रखा रहता है, इधर कुछ और। सब्जी लेने गए होंगे तो सब्जी लेने जाएंगे तो नहीं रहता है बच्चों। अगर दोनों तरफ कुछ नहीं हो तो कैसे होता है, एकदम बैलेंस होता है, इधर भी सेम ही होता है। अगर सेम नहीं है तो बच्चों वो दुकानदार आपको लगा रहा है, ठीक है। तो वो दोनों सेम होता है, इधर भी सेम होता है, इधर भी सेम होता है। तो उसमें सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में लाई करता है, यहाँ पे जहाँ पे वो ऐसे टांगा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके हम टांगे हुए हैं, और इधर है, इधर कुछ सामान है, बैलेंस है, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, सारा भार यहीं पे लगता है बच्चों, है ना। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ऐसे समझना है चीज़ों को। और कहीं पे इधर ज़्यादा रख देंगे तो इधर की तरफ होने लगता है ना। सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है, जिधर मास ज़्यादा होता है सेंटर ऑफ मास उधर की तरफ शिफ्ट होने लगता है, क्योंकि चीज़ों को तो बैलेंस करना ही बच्चों। जैसे ये पेन है, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे करके रखूँगा, देखिए यहाँ पे ऐसे करके रखूँगा, ये देखिए बैलेंस हो गया, है ना बच्चों, ये बैलेंस हो गया। तो यही चीज़ को मैं अगर इधर की तरफ लगे तो देखिए गिर रहा है, गिरने लगेगा, है। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट से बाहर भी हो सकता है। जैसे रिंग है, तो रिंग में तो ऑब्जेक्ट से बाहर ही होगा ना, बताऊंगा आगे। बट ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ये कहीं पे स्टेबल हो जाता है बच्चों। स्टेबल समझ सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे रखें तो ये स्टेबल हो गया, मतलब इसके इधर भी मास सेम, इधर भी मास सेम, मतलब बैलेंस हो गया। बेसिकली ये समझिए, ठीक है। ईजी है चीज़ें। और अगर बच्चों कहीं पे कहीं पे अगर आप देखेंगे, कहीं पे अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, कैसा ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो मतलब सभी तरह से सेम नहीं हो, मतलब अच्छा ऑब्जेक्ट नहीं हो। जैसे पत्थर ले सकते हैं, पत्थर सभी तरफ से सेम नहीं होता है। तो मान लेते हैं इसका सारा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसका सारा सेंटर ऑफ मास ये है, यहाँ पे लाई करता है। तो इसको जब हम उठाएंगे ना बच्चों ऐसे करके हाथों पे, तो हमको यहाँ से उठाना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे करके। देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि इधर बहुत ज़्यादा है, नहीं बच्चों, इधर खोखला टाइप का होगा और यहाँ पे मास ज़्यादा होगा। तो सेंटर ऑफ मास हाइयर मास की तरफ शिफ्ट करता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, सिंपल है, ठीक है। तो अब हम चीज़ें इसमें निकालें कैसे, हम की चीज़ें बताएं कैसे कि कैसे इसमें होगा, है ना। देखिए बच्चों, डेफिनेशंस तो सब जगह है लिखा हुआ, तो डेफिनेशंस आप खुद से देखते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम लोग पढ़ेंगे क्या यूज है और सवाल कैसे करना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यही देखते हैं कि जब कुछ बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट हो और जिसका सारा पार्टिकल्स वेरिएबल टाइप का हो, मतलब सभी जगह फैला हो, तो कैसे उसका सेंटर ऑफ मास हम बता पाएंगे। हम यहाँ पे क्यों बता पाएँ, हम यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे क्यों बता पाएँ, क्योंकि हमें पता है कि चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस हैं, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। लेकिन हमें अगर कोई ऑब्जेक्ट दे दिया, यहाँ पे नहीं पता है कि सेंटर ऑफ मास, मान लेते हैं लेट करेंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि हमें निकालना तो पड़ेगा ना कहाँ पे है।
इसका कोऑर्डिनेट्स तो निकालना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे बच्चों, चलिए आपको मैं बताता हूँ। देखिए ऐसे निकालेंगे। मान लेते हैं, जैसे एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ बच्चों, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी मास m का है, ये भी मास m का है, और ये एक पतला सा रोड से जुड़ा हुआ है जो कि मासलेस है। मासलेस मतलब उसका कोई मास नहीं है, मान लेते हैं बच्चों। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, बीच में एकदम। इधर भी सेम लेंथ होगा, इधर भी सेम लेंथ होगा, ये भी l, ये भी l है ना बच्चों, दोनों l l हो जाएगा, और ये बिल्कुल सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये 0,0 पे है, मानना है बच्चों, मानना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 0,2l पे, सॉरी एक्स एक्सिस में हम जा रहे हैं ना बच्चों। ऐसे समझना है, चीज़ों को समझना है। जैसे ये था, ऐसे ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में ये कोऑर्डिनेट्स बढ़ेगा, तो ये कितना बढ़ा देगा बच्चों 2l,0 है ना। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा l,0 पे। ऐसे चीज़ों को समझना पड़ेगा, है ना, कोऑर्डिनेट्स के थ्रू भी समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आपको मैं जो बताने वाला था वो बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लेते कि एक कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, मान लेते कोई ऑब्जेक्ट ऐसा था, इसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स तो होंगे, छोटी छोटी चीज़ों से ये तो मिलकर बना ही होगा बच्चों, आप समझ ही रहेंगे। बहुत सारा डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलकर ये बना होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बताना है। हम सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कैसे बता पाएंगे बच्चों, है ना, हम सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कैसे बता पाएंगे, तो इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है बच्चों, हम बिल्कुल बता पाएंगे। देखिए हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि एक पार्टिकल ये है, ये पार्टिकल, अब सारा पार्टिकल्स को हम ले नहीं पाएंगे ना, उसको डॉट 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 कर देंगे। ठीक है, तो इसका लोकेशन कितना होगा, मान लेते हैं ई पार्टिकल का हमेशा हम ओरिजिन से लेंगे, क्योंकि ओरिजिन से चीज़ें आसान हो जाती है। हम कहीं और से भी ले सकते हैं, लेकिन लेना ओरिजिन से होगा, क्योंकि ओरिजिन से चीज़ें आसान होगी, क्योंकि 0 0 आएगा ना, तो उससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है, और हम तो चाहते हैं आसान हो जाए। नहीं चाहते हैं तो आप बच्चों कोई भी कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चन में बताया जाए, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें 0,0 से ही लेते हैं, आसान होती है ना। आप भी अगर आप चाहते हैं कि मैं भारी चीज़ों से जाऊँ तो आप कोई और कोऑर्डिनेट से कीजिए। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, मान लेते हैं ये पार्टिकल, पहला पार्टिकल m1 पार्टिकल है, इसका मास m1 है, और यहाँ से दूरी इसका क्या है r1 दूरी है। उसी तरीक़े से ये भी एक पार्टिकल है, इसका भी दूरी r2 है ना। ऐसे चीज़ें मानना पड़ेगा यहाँ पे। ये मान लेते हैं m1 मास था, ये m2 मास था, ये m3 मास था, तो ऐसे बहुत सारे मासेस हैं, है ना। ये मान लेते हैं m3 मास था, तो इसका भी लोकेशन अगर आप देखें बच्चों, तो यहाँ से ये क्या मैं बता रहा हूँ, ऐसे करके डॉटेड डॉटेड 0 से, तो ये एक वेक्टर टाइप हो गया, ये r3 वेक्टर हो गया, है ना। अरे समझो बच्चों, ये वेक्टर है, मतलब वेक्टर ही तो लोकेशन बता रहा है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कितना है। हम डायरेक्टली इसका कोऑर्डिनेट्स नहीं बता रहे हैं बच्चों। देखिए इसका कोऑर्डिनेट नहीं बता रहे, 0,5,5/3 ऐसा करके नहीं बता पा रहे, डायरेक्ट वेक्टर बता पा रहे हैं। इसका वेक्टर ये है, इसका वेक्टर ये है, इसका वेक्टर ये है। हमने इसका लोकेशन बता दिया वेक्टर के थ्रू, और मास हमें पता है। तो इन ऐसा सभी तरह का होगा, एक का नहीं होगा, सभी का होगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा। मान लेते हैं बच्चों ये सेंटर ऑफ मास है, मानना तो पड़ेगा पहली बार में। मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास ये है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या होगा, आर वेक्टर मान लेते हैं। सेंटर ऑफ मास का लोकेशन मान लेते हैं कि आर वेक्टर है। ठीक है, मानना है, मान लिए। तो अब हमें बताना है कि इसका लोकेशन है क्या। आर तो है, आर का मतलब कैसा लोकेशन है, इसके फॉर्म में, जो ये सब छोटे छोटे चीज़ें हमने निकाले, r1 r2 r3, इनके फॉर्म में कैसा है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि आप समझ सकते हैं। देखिए कैसे, ओ सॉरी, ये इधर कैसे आ गया पता नहीं देखते हैं बच्चों, कोई बात नहीं, इसको इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम क्या बता रहे थे आपको कि जो आर वेक्टर आया था, आर जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन भी है, वो कितना होगा, वो इतना होगा। जैसे ये देखते हैं m1 मास था इंटू r1 वेक्टर, मास का मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके लोकेशन से, प्लस m2 इंटू r2 वेक्टर, प्लस m3 इंटू r3 वेक्टर। तो ऐसे ही करके सारा पार्टिकल्स का लिखना होगा। उसके बाद डिवाइडेड बाई सारा का मास, m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट डॉट। और ये सारा अगर मास हम जोड़ देंगे बच्चों, सोचिए ना, ये सारा मास जोड़ देंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn तक, मतलब जितना भी पार्टिकल्स हो, तो सारा मास को जोड़ेंगे तो हमारे पास कैपिटल M ही तो आएगा। मान लेते हैं इसका मास जो था कैपिटल M था, है ना।
मास का वैल्यू क्या था बच्चों, कैपिटल एम। तो सारा छोटे छोटे पार्टिकल्स ही तो हमने जोड़े हैं, इसको जोड़े, इसको जोड़े, इसको जोड़े, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को जोड़ देंगे तो पूरा मास कैपिटल एम आ जाएगा। ठीक है, आसान है ना यार। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होता है उस सारे का गुना करना पड़ता है। जैसे M1 का मल्टीप्लिकेशन R1 से, इस मास का मल्टीप्लिकेशन इसके लोकेशन से, इस मास का मल्टीप्लिकेशन इसके लोकेशन से, इस मास का मल्टीप्लिकेशन इसके लोकेशन से, उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल मास करना होता है। आ रहा समझ में? तभी हमारा ये लोकेशन आ पाएगा, ये लोकेशन आ पाएगा। और ज़्यादा चीज़ें हम कुछ कर नहीं रहे हैं बच्चों, है ना, ज़्यादा चीज़ें हम कुछ कर नहीं रहे हैं। इसका जैसे सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन था उसमें भी तो उसी का मास से मल्टीप्लाई किए हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ जैसे पूरा पार्टिकल, जैसे पूरा ऑब्जेक्ट बच्चों, जैसे है ना बच्चों, ऐसे समझ सकते हैं, आर सेंटर ऑफ मास का लोकेशन इंटू टोटल मास बराबर एक पार्टिकल का मास इंटू R1 वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर प्लस दूसरे का पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही करके हम लोग चल रहे थे, है ना, वैसे ही करके हम लोग चल रहे थे, ऐसे करके। तो हमने कुछ किया, सब में तो वही किया है ना बच्चों, एम से मल्टीप्लाई किया, मास से मल्टीप्लाई किया उसके लोकेशन से, मास से मल्टीप्लाई किया उसके लोकेशन में, मास से मल्टीप्लाई किया उसके लोकेशन में, वैसे ही तो किया है। तो ऐसे करने से चीज़ें हमको मिल जाती है आर सेंटर ऑफ मास, ये चीज़ें, है ना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चीज़ आगे यूज होगी। तो हम इसमें एक चीज़ और बता सकते हैं, आर सेंटर ऑफ मास जो था वो क्या आएगा, वेक्टर के फॉर्म में। तो देख सकते हैं हम ऊपर कर क्या रहे हैं बच्चों, सबको जोड़ रहे हैं। तो सिग्मा समेशन होता है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, जोड़ना। तो जोड़ेंगे कैसे, एम आई आर आई। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3, यहाँ 4 तो यहाँ 4, यहाँ आई तो यहाँ आई, सिंपल है। और आई का वैल्यू कहाँ से, 1 से लेकर जा रहा है एन तक, यही तो हो रहा है। और नीचे क्या है, नीचे तो नीचे भी लिख सकते हैं एम आई का वैल्यू 1 से लेके एन तक जा रहा है, ऐसे करके लिखा जा सकता है। अब घबराना नहीं है कि ये बहुत हार्ड लैंग्वेज में लिख दिए हैं आप, कुछ हार्ड नहीं है बच्चों। यही चीज़ अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसे ही याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, बस थोड़ी सी तो है, एम आई आर आई। तो आई का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। तो सबको जोड़ना ही तो रहता है समेशन में, यहाँ पे भी वही करना रहता है, सिंपल। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो ऐसे हम सेंटर ऑफ मास बता सकते हैं किसी डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलकर कोई ऑब्जेक्ट बना हो तो, ठीक है, सिंपल है। तो अगर आपको 2 पार्टिकल्स दे दिया जाए, उससे अगर मास बना हो, तब आप सिंपली बता सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कि आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दिया हो, एक मास M1 यहाँ पे, एक मास M2 यहाँ पे। इसको देखिए बच्चों, सेंटर ऑफ मास से देखना है, ये 0,0 से हम हमेशा 0,0 को ही कंसिडर करके। तो ये मास M1 है एक पार्टिकल का, और यहाँ पे एक और मास M2 है आपको दिया हुआ है। इसका कहीं पे मान लेते हैं कि बीच में सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, है ना, बीच में सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या होगा। और एक चीज़ और बच्चों यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, हमने जो आर निकाला है, आर वेक्टर यहाँ पे निकाला था, मैं भूल गया, आर वेक्टर निकाला था, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स में होगा, तीनों कोऑर्डिनेट्स में, एक्स में, वाई में, जेड में, जैसा भी आपको दिया हो क्वेश्चन, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स में चलेगा। जैसे अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट में लिखना होगा तो क्या करेंगे, एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू M1 x1, M2 x2, M3 x3। अरे समझ में, तो एक्स सेंटर ऑफ मास ही आएगा, x1 x2 x3 ऐसे करके आएगा, है ना। अगर y सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो y1 y2 y3 ऐसे करके चलना होगा, बस r की जगह y कर देना होगा, जेड में तो जेड में। तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए, वो चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे देखना होगा बच्चों, इसका 2 लोकेशन है ना, है, इसका 2 लोकेशन आएगा। मान लेते हैं ये R1 वेक्टर इसका भी है, इसका भी R2 वेक्टर है, मानने में क्या है, वेक्टर फॉर्म में दे दिया। तो हम सेंटर ऑफ मास बता सकते हैं, आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू वही लोकेशन। तो बिल्कुल बता सकते हैं बच्चों, M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। देख रहा है कितना आसानी से आ गया, 2 पार्टिकल्स का बहुत आसानी से आ जाता है। और मल्टीपल चीज़ों में पता है बच्चों, आपको 2 पार्टिकल का ही पूछा जाता है, ज़्यादातर जगहों पे आप देखेंगे तो आपको 2 चीज़ें का ही पूछा जाता है, सिंपल होती है ना, इसीलिए। ठीक है, 2 पार्टिकल से बीच का आपने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। और एक्स वाई के फॉर्म में भी यहाँ पे भी अगर निकालना हो तो एक सेंटर ऑफ मास क्या होगा, M1 x1 M2 x2, सिंपल। वाई सेंटर ऑफ मास निकालना तो y1 y2 y1 y2 y M2 y2, सिंपल है ना, चीज़ें सिंपल है।
हमेशा जीरो को कंसिडर करना है, जीरो के मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। हम ओरिजिन यहाँ माने हैं, हम ओरिजिन यहाँ भी मान सकते हैं बच्चों, यहाँ भी 0,0 मानने के ऊपर है ना, हम कहीं भी मान सकते हैं। हम ओरिजिन यहाँ भी मान के बना सकते हैं, आ रहे समझ में? यहाँ पे भी ओरिजिन मान के बना सकते हैं। कैसे? देखिए, मान लेते हैं कि आपको दो पार्टिकल दे दिया है, दो ऑब्जेक्ट दे दिया है ना। ये है आपका M1, ये है आपका M2। अब हमें नहीं पता है कौन बड़ा कौन छोटा है, दोनों का मास अलग अलग है, M1 M2 अलग अलग है। इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है ना। यहाँ से भी कुछ डिस्टेंस पे है, यहाँ से भी कुछ डिस्टेंस पे है, डिस्टेंसेज अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग हैं बच्चों। तो अब हम किसको, अब ओरिजिन तो मानना पड़ेगा। अब ओरिजिन आप यहाँ पे मानो, यहाँ पे एक अलग सा पॉइंट मानो और ऐसे करके मिला दो, ऐसे करके, तो ये सेंटर ऑफ मास पीछे ऐसे ही तो निकाल रहे थे हम लोग, ऐसे ही तो निकाल रहे थे, ऐसे कर रहे थे। ये 0,0 यहाँ ले रहे थे, इससे एक R1 R2 और ये R वेक्टर हम निकाल पा रहे थे। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है बच्चों, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ओरिजिन ही तो हमें मानना है। तो हम इतना दूर मान के यहाँ पे अब वेक्टर्स ले, इतना करना ही नहीं है यार। ओरिजिन को बच्चों किसी मास पे ही मान लो, यहीं पे 0,0 मान लो, क्या दिक्कत है? देखिए शॉर्टकट अब जाके आपको समझना है, ज़रूरी है, क्योंकि अब यहाँ से आप शॉर्टकट जल्दी से बना पाएंगे चीज़ों को, है ना। इसको ही 0,0 लोकेशन मान लो। अरे समझ में बच्चों, इसी को हमने 0,0 लोकेशन मान लिया, ठीक है। इसको अगर हमने 0,0 मान लिया तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच का टोटल लेंथ मान लेते हैं, आपको कितना दिया होगा, मान लेते हैं आपको लेंथ दिया है कितना बच्चों, एल दे दिया है। तो हम समझ सकते हैं ना बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे है तो ये एक्स एक्सिस में है और ये ऊपर वाला वाई एक्सिस में है। तो एक्स एक्सिस में एल लेंथ चले हैं तो ये लोकेशन क्या हो जाएगा, L,0, है ना बच्चों, ये तो आपको आता ही होगा। तो ये L,0 लोकेशन पे हम आ गए, ठीक है। अब दो लोकेशन हमें पता चल गया, इसका और इसका। तो अब सेंटर ऑफ मास हम नहीं निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास हम नहीं निकाल सकते हैं बच्चों, आसानी से निकाल सकते हैं ना। देखिए सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जो होगा, और ये भी चीज़, एक और चीज़ ध्यान से देखते रहना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे ही तो सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ये एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है तो बस एक्स ही कोऑर्डिनेट तो इसका होगा बच्चों, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ही तो होगा, कुछ भी है ना, एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा। तो आप सिंपल से बता सकते हैं। तो एक्स को जैसे हम लोग आर वेक्टर सेंटर ऑफ मास लिखते थे ना, वैसे कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना होगा, क्योंकि वाई में तो 0 है, ठीक है। ये कैसे लिख सकते हैं, M1 क्या लिखते थे, M1 R1। तो देखिए ना बच्चों, M1 X1 हो जाएगा ना, M1 X1 प्लस M2 X2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यही तो होता था बच्चों। तो देखिए एक्स में कितना चला है, एक्स में M1 कितना चला है, इसका लोकेशन ही 0,0 है, तो मतलब एक्स में 0 चला है, ये एक्स वाली है, तो एक्स में 0 चला, M1 चला ही नहीं, मतलब M1 वहीं का वहीं है ना, लोकेशन उसका 0 है, ओरिजिन ही मान लिया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा M1 इंटू 0, ये तो 0 ही होगा, प्लस दूसरा का देखिए बच्चों, दूसरा का एक्स लोकेशन कितना है, L है, M2 इंटू L हो जाएगा, है ना, M2 इंटू L हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल मास, मतलब कि M1 प्लस M2। सिंपली वही करना था, एक सेंटर ऑफ मास आपके पास आ गया, 0 M2L डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 बच्चों, है ना। देख सकते हैं कितना आसानी से हमने एक से सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। अरे समझो बच्चों, वाई सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल पाएंगे, वाई सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल पाएंगे, तो वाई सेंटर ऑफ मास आपको पता है ना, ये तो 0 ही है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्या करते हैं यहाँ पे, M1 इंटू वाई वन कितना है, 0 है बच्चों, समझिए ना, X1 ये तो Y1 ही है, तो Y1 भी तो 0 ही है, Y1 भी तो 0 ही है, प्लस M2 इंटू Y2 कितना है, Y2 यहाँ पे ये भी 0 है, देख रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा था ये 0 आएगा, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ओवरऑल ये कितना आ गया, 0 ही तो आ गया। मतलब सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जो होगा, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जो होगा वो XCM प्लस YCM, मतलब सेंटर ऑफ मास का लोकेशन लिख सकते हैं। तो यही इसका लोकेशन कितना है, M2L डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 0। आप समझ रहे होंगे बच्चों, इतना आसान है यार, लिख सकते हैं हम लोग लोकेशन है इतना। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया XCM YCM।
चलो बच्चों ये दोनों आ गया। तो ये जो हमने निकाला है डिस्टेंस x ये कहाँ से है, यहीं से तो है, यहीं से तो है, इसी लोकेशन से तो हमने निकाला, 0,0 से इतना दूरी पे है, 0,0 से इतना दूरी पे है ना। इसको मान लेते हैं कि ये L1 डिस्टेंस था और ये था L2 डिस्टेंस, है ना, क्योंकि L इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे L1 प्लस L2, है ना बच्चों। L ये पूरा लेंथ था, देखिए L ये पूरा लेंथ था, तो ये दोनों लेंथ को मिला देंगे तो कैपिटल पूरा लेंथ L ही तो आएगा, सिंपल। तो अब हमने जो लोकेशन निकाला था L1 का वैल्यू जो हमने निकाला था, जो कि x सेंटर ऑफ मास भी है, x सेंटर ऑफ मास ही L1 है। कैसे है आ रहा है समझ में, क्योंकि 0 यहाँ से इस पोजीशन से ऑरिजिन से कितना दूरी पे है, x सेंटर ऑफ मास कितना दूरी पे है, L1 दूरी पे है, तो L1 ही तो है इसका लोकेशन, L1 ही तो है ये पूरा वैल्यू इसका क्या है, L1 ही है, तो L1 का वैल्यू ये आया था। अरे समझ में, अब ऐसे समझना है बच्चों। L1 ही कितना है, x सेंटर ऑफ मास है, और वही क्या है बच्चों, m2 L डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, मतलब L1 का वैल्यू ही ये है m2 L डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। उसी तरीक़े से हम L2 नहीं बता सकते, L2 क्या है यहाँ पे, L2 ये है, L2 आप बता सकते हैं, ये पूरा L में से ये घटा देंगे तो क्या बचेगा, L2 ही तो बचेगा, तो घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, उतना ही आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए पूरा इसके पास कितना लेंथ है, L है, L माइनस कर देंगे तो आप समझ रहे होंगे बच्चों कितना आएगा, L माइनस m2 L डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, m1 L प्लस m2 L, m2 माइनस m2 L, ये दोनों कट जाएगा, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 आ जाएगा, तो m1 L डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 लिख रहे हैं बच्चों ऐसे करके, m1 L डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 आ जाएगा, सिंपल। और ऐसे भी समझ सकते हैं, इतना कैसे आ रहा है, अगर हम इसको 0,0 ले लेना तो इधर से भी ये डिस्टेंस लाएंगे तो L2 आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा, तो वैसे भी निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं बच्चों, ये हमारे पास L1 आ गया और ये हमारे पास L2 आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों भी। और दोनों में रिलेशन समझिए बच्चों, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे, L1 लेते हैं तो क्या होता है, L1 लेंगे, यहाँ से दूरी लेंगे L1, तो क्या लिखेंगे, m2L टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ऐसे तरीके से सोचना है, m2L पूरा वाला इंटू डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर L2 पूछा जाए तो यहाँ हो जाएगा m1L, मतलब यहाँ पे बस चेंज करना है, L1 रहेगा तो m2, L2 रहेगा तो m1, बाकी सब चीज़ें तो सेम ही है ना। और इन दोनों में एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हमको नज़र आ रहा है, मान लेते हैं ये 1 है ये 2 है, तो आप देख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 दोनों से क्या होगा बच्चों, जैसे है ना बच्चों, हमारे पास L1 आया था m2L डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और L2 जो आया है m1L डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। कुछ नहीं करना है, अगर हम यहाँ पे L1 और L2 को गुना कर दे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को गुना कर दे बच्चों, सॉरी ऐसे गुना करेंगे तो कुछ और ही आ जाएगा है ना बच्चों, आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, L1 L2 को गुना करेंगे तो क्या होगा, कुछ आ ही जाएगा, m1L स्क्वायर कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है हमें, ऐसे करना है। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे सोचने के लिए बोल रहा हूँ, L1 में अगर हम m1 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम m2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों चीज़ें सेम हो जाएगी, m1 m2L डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, मतलब एक चीज़ से मल्टीप्लाई करने पर दोनों सेम हो जाएगा। जैसे हमने m1 का मल्टीप्लाई कर दिया L1 में और इसमें m2 का मल्टीप्लाई कर दिया L2 में, ये दोनों सेम होगा। ध्यान से देखिए बच्चों, ये मैं बताने वाला था, ये सेम होगा, करके देख लो भाई बच्चों आप लोग। L1 का वैल्यू है ना, यहाँ से में m1 का मल्टीप्लाई कर दिए, क्या होगा m1 m2 L, L2 में क्या किया m2 का मल्टीप्लाई किया, m1 m2 L डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, दोनों में चीज़ें वही चीज़ आ रही है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। जैसे m1 L1 इक्वल टू m2 L2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, सेम आता है। तो ये रिलेशंस आपको याद रखना होगा, ये बहुत यूज होगा आगे, है ना बच्चों, ये बहुत यूज होगा। अब आप डायरेक्टली बता पाएंगे, अब डायरेक्टली अगर आपको सेंटर ऑफ मास का लोकेशन लेना है तो L1 का वैल्यू लिख दो, यही चीज़ आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिख लो बच्चों, इसीलिए आप लोग मान लेते हैं कि आपको हमने एक एग्जाम्पल दिया, एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है, दो मासेज हमको दे दिए हैं और ये ऐसे करके है,
ऐसे हमको ये दिखाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो आपको सोचना होगा मैं क्यों कोऑर्डिनेट्स बना रहा हूँ, है ना। 2 मासेज आपको दे दिए है बच्चों, ये है आपके पास 4 kg का और ये है आपके पास 2 kg का। तो सेंटर ऑफ मास बोल रहा है, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बताइए, कितना लोकेशन होगा बच्चों। आप लोग देख रहे होंगे तो ये वर्टिकली है, वर्टिकली है ना बच्चों, ये हमने हॉरिजॉन्टल पढ़े थे, ये वर्टिकली है, तो वर्टिकली में सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट्स आते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा। देखिए सेंटर ऑफ मास हमेशा देखिए बच्चों, जो भारी मास होता है, जो ज़्यादा मास होता है उसी के नज़दीक होता है, तो इसके नज़दीक होगा, इसके नज़दीक नहीं होगा, है ना। तो सेंटर ऑफ मास कहीं पे यहाँ पे होगा मान लेते हैं, है ना, सेंटर ऑफ मास कहीं पे यहाँ पे होगा, 4 kg के नज़दीक ही होगा, सिंपल है। तो हम लोग बता सकते हैं ना, हम लोग बता सकते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि इनके बीच का ये दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है y1 और ये बच्चों दूरी है y2, है ना। कुछ नहीं करना है, एक को 0,0 पे मान लेना है, मान लेते हैं ये 0,0 पे है। अब तो सिंपल हो गया। तो हमने क्या पीछे बताया कि L1 इक्वल टू, जैसे यहाँ पे हो जाएगा y1 इक्वल टू सोचिए बच्चों m2 y2 सॉरी m2, मैंने शायद आपको इनके बीच की दूरी नहीं दी, तो इनके बीच की दूरी दूंगा तभी तो आप बना पाएंगे बच्चों, है ना। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 4 मीटर की है, 4 मीटर की है ना। इन दोनों के बीच की दूरी 4 मीटर की है। तो अब हम बता सकते हैं ना, y1 इक्वल टू m2 इंटू टोटल लेंथ 4 डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2। तो m2 कितना है बच्चों, m2 कितना है, हम देखिए अब m1 m2 आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं पता चलेगा कौन है, लेकिन हम अगर यहाँ से नाप रहे हैं, इस लोकेशन से y1 नाप रहे हैं, तो हमारे लिए m2 ये हो जाएगा, उल्टा वाला, हम यहाँ से y1 नाप रहे हैं तो हमारे पास जो m2 हो जाएगा ये हो जाएगा, है ना। हम जहाँ से नाप रहे हैं उसका अपोजिट वाला m2 हो जाता है, तो ये अपोजिट वाला m2 हो जाएगा, m2 का वैल्यू 4 kg हो जाएगा, और 4 दूरी है यहाँ से, डिवाइडेड बाई मास टोटल कितना हो जाएगा 2 + 4, मतलब कि 6, 4 के 16/6 हो जाएगा, मतलब 8/3 आ जाएगा लोकेशन। तो ये वाई एक्सिस पे है ना, तो ये 0,8/3 हो जाएगा, सिंपल। अगर ये 8/3 है तो ऊपर से y2 कितना हो जाएगा, 4 मीटर माइनस 8/3, घटा दो, चलती है 12, 4/3 आ जाएगा, है ना। अच्छा आसान है यार, ऐसे करेंगे तो चीज़ें आसानी से निकल जाती है, इतना सोचना नहीं है। अब आपको तरीका पता चल गया करने का, तो अब उतना दिक्कत नहीं होगा आपको। इसको हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारे हम लोग कर सकते हैं बच्चों, इसको चीज़ आप याद रखेंगे, है ना, ये चीज़ें याद रखेंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ हम निकालने के लिए आपको बता ही दिए हैं। चलते हैं आगे। ओके, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कैसे बता सकते हैं, पीछे ही तो बताया हमने। 2 पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कैसे बता सकते हैं, वो तो मैंने पीछे बता ही दिया। ओके, मान लेते हैं कहीं पे आपको 4 पार्टिकल दे दिया बच्चों, मान लेते हैं ये ऐसे करके लोकेशन था, 2 पार्टिकल का तो ठीक है, 4 पार्टिकल दे दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और सेंटर ऑफ मास में हमेशा आप लोग सिमेट्रिकल ढूंढिएगा, सिमेट्रिकल ढूंढने से सवाल आसान हो जाता है और आपको समझ में आएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये सब जुड़े हुए हैं किसी मासलेस चीज़ से, है ना, किसी मासलेस चीज़ से जुड़े हुए हैं, इसका सेंटर ऑफ मास आपको पूछ रहा है। यह है 2 kg का, मतलब 2m का, ये भी 2m मास है, इसका m मास है, इसका m मास है, ठीक है। चीज़ें ऐसे दी हुई है, तो आपको सेंटर ऑफ मास बताना है, फाइंड सेंटर ऑफ मास। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर आप सोचें यहाँ पे, तो ये तो 0,0, ये x है, ये y है, तो ये कितना 0,0 लोकेशन ही है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, ये ऐसे करके यहाँ तक, तो यहाँ पे जैसे 4 पार्टिकल्स आ गए, तो अब घबराना नहीं है बच्चों। अब देखिए अब करना क्या होगा हमको, यहाँ पे हम इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ निकाल लेंगे, हम इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ निकाल लेंगे, और फिर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, तो ये कहीं बीच में आ जाएगा। ऐसे करेंगे, चीज़ों को सोचिए, ऐसे डायरेक्टली हार नहीं मानना है, कर हो जाएगा सवाल, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। पहले 2 पार्टिकल लीजिए, उनका सेंटर ऑफ मास, फिर 2 पार्टिकल उनका सेंटर ऑफ मास, और फिर उन दोनों का सेंटर ऑफ मास। तो इन दोनों का कहाँ पे होगा, जैसे 2m है और 2m है,
और ये सबका साइड हमको क्या दे दिया है, ए है, ए है, ए है, ए है, ए है ना, स्क्वायर टाइप का था तो सबका साइड ए दे दिया है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ कहाँ पे होगा, जब मास सेम हो जाए, जब इन दोनों का मास सेम है 2m 2m, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में आता है ना बच्चों, ये बीच में आता है, तो बीच में ही तो आएगा। तो बीच में कितना होगा, ए ऊपर a/2 और नीचे a/2। सोचिए ना बच्चों, दोनों का मास सेम हो गया ना, सेम मास होता है तो बीच में सेंटर ऑफ मास आता है ना, तो ये बीच में आएगा कहीं पे सेंटर ऑफ मास, ये वाली, ठीक है। तो इसका लोकेशन कितना हो जाएगा, एक्स में तो नहीं चला, वाई में चला, a/2 चला है वाई में, है ना, तो a/2 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास हमने इजीली निकाल लिया। अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप ऐसा कीजिए ना, 2m इन दोनों के बीच का लेंथ a है, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हमने क्या बताया, नीचे से ये 0,0 है, 0,0 से मान लेते हैं ये L1 लेंथ है, तो L1 = m2, मतलब m2 ये हो जाएगा ना, 2m इंटू टोटल लेंथ a डिवाइडेड बाई टोटल मास 4m, m कट गया 2 बार में, तो a/2 ही तो आ रहा है। देख रहे हैं, हम आपको डायरेक्टली बता दिया। आप सोचिए बच्चों, अब इतना डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्टली सोचना है। तो 0,a/2, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ये आ गया, तो ये दोनों हटा दो, अब सेंटर ऑफ मास ये है। उसी तरीक़ा से ये m, ये भी m, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो, बीच में होगा कहीं पे, यहीं पे तो कहीं पे बीच में होगा बच्चों, यहीं पे तो कहीं पे बीच में होगा। तो इसका लोकेशन कितना हो जाएगा बच्चों, सोचिए सोचिए, क्योंकि यहाँ पे x में भी चला है, y में भी चला है, तो 2 लोकेशंस आएंगे, है ना, 2 लोकेशंस आएंगे। इसका लोकेशन कितना हो जाएगा, a,0, और इसका लोकेशन कितना है बच्चों, इसका है a,a, हाँ, क्योंकि a चला है x में, a चला है y में, तो a,a। तो अब हमें इसका निकालना होगा, तो अब हमें निकाल सकते हैं ना बच्चों, अब L1 निकाल सकते हैं। अब हम इसका कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। x सेंटर ऑफ मास कितना होगा, नीचे से जाते हैं, है ना बच्चों, यहाँ से चलेंगे ऊपर, यहाँ से चलेंगे ऊपर, तो इसका बताना है, ठीक है। एक सेंटर ऑफ मास देखिए नीचे से चल रहे हैं, इस पॉइंट से चल रहे हैं, इस पॉइंट से, ओके। अब देखिए, हम जो आपको फार्मूला बताए थे बच्चों, वो 0,0 से लेने के लिए बताए थे, तब वो हल्का हो जाता है तो वैसे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे 0,0 हमारे पास है नहीं है, हमारे पास 1,0 आ गया। तो अब हमें शुरू वाला देखना होगा, शुरू वाला फार्मूला, ठीक है। शुरू वाला में क्या था, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये भी आसानी है बच्चों, बस थोड़ा सा यूज करना होता है। तो m1 मान लेते हैं कि ये है, मतलब दोनों मास तो सेम ही है, m इंटू x1 मान लेते हैं ये है ना, m इंटू a प्लस m2 इंटू, मतलब m इंटू ऊपर वाला भी a ही है, डिवाइडेड बाई टोटल मास 2m हो जाएगा। तो बता सकते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 2ma बाई a में 2m, कितना हो गया बच्चों, a आ गया, है ना, a आ गया। तो x सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, a आ गया। y सेंटर ऑफ मास निकाल लो बच्चों, y में कितना हो जाएगा, m मास तो सेम ही है, m इंटू y कितना है, इसका 0 है, प्लस m इंटू इसका y कितना है बच्चों, इसका y है a डिवाइड बाई 2m, तो ma/2m मतलब कि a/2। तो y सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, a/2 आ गया। तो इसका लोकेशन कितना आ जाएगा बच्चों, इसका लोकेशन जो आ रहा है वो आ रहा है a,a/2। हम डायरेक्टली भी बता सकते थे, बट हम आपको समझाएं इतना कि आपको समझ में घबरा कर नहीं कर पाए। हम डायरेक्टली बता सकते थे ना, इस लाइन जो लाई कर रहा है वहाँ पे देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा ए ही है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा ए ही रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसी पे लाई करेगा। मास भी सेम है, तो मास सेम है तो बीच में लाई करेगा। बीच में क्या होता है, 0 से a तक a दूरी है, तो बीच में क्या होगा, a/2, लेकिन a तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि x में a ही है सब जगह, है ना बच्चों। तो अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, इन दोनों को हटा दीजिए, सेंटर ऑफ मास ये आया और ये आया, तो अब ये 2 सेंटर ऑफ मास को हम बता सकते हैं ओवरऑल। ऐसे करना है। देखिए, एक पार्टिकल आपको यहाँ पे पता चल गया, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, तो ये कितना है, 0,a/2 पे है, ये कितना पे है, ये है a,a/2 पे है। और इन दोनों के बीच की दूरी आपको दे दिया है बच्चों, इन दोनों के बीच की दूरी आपको दे दिया है a, है ना, a दे दिया। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, जल्दी से बता दीजिए, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा बच्चों। ओके, ये इसका लोकेशन भी अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि y में a/2 ही है, y में a/2 है, तो इसका लोकेशन कहीं पे बीच में ही आएगा, बीच में ही a/2 पे ही आएगा, तो यही लाइन पे आएगा, है ना बच्चों, इसी लाइन पे आएगा, है ना। लेकिन ओवरऑल अगर मास देखें 2m का हमने निकाला था,
इनका सेंटर ऑफ मास ये था और इसका सेंटर ऑफ मास ये था, तो इसी लाइन पे लाई करेगा। ध्यान से देखिए, इसी लाइन पे लाई करेगा, तो इसी लाइन पे a/2 का ही होगा, लोकेशन a/2 का ही होगा। बट इनका क्या होगा, इनका भी बीच में ही आएगा ना बच्चों, इनका भी तो बीच में ही आएगा, है ना। तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। डायरेक्टली भी अगर आप बताना चाहें ना, तो यही लोकेशन आएगा। तो ये लोकेशन कितना होगा, ये हो जाएगा a/2, a/2। ये तो चेंज नहीं हुआ, देखिए ये वाली चेंज नहीं हुआ, ये तो वही है। लेकिन a और a, 0 और a के बीच में क्या होगा, a/2 ही तो होगा, सिंपल। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, a/2, a/2। बिल्कुल आसानी से बता सकते थे। अब हमें इतना करने की ज़रूरत भी नहीं थी, हम डायरेक्टली भी बता सकते थे बच्चों, इतना करना ही नहीं है। अगर आप समझने लगेंगे तो हो जाएगा। देखिए ये 2m मास का, ये भी 2m मास का, ये भी m, ये भी m। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, देखिए ये 2m ऐसे भी कर सकते थे, 2m और m 3m हो जाएगा, ऊपर 3m नीचे 3m, तो मतलब इसी लाइन पे आएगा, 3m ऊपर है 3m नीचे है, तो इस लाइन पर सेंटर ऑफ मास आएगा कहीं पे। सिंपल, ऐसे भी कर सकते थे। और या फिर अगर आप चाहें तो ऐसे डायरेक्टली कर सकते थे, सबका लोकेशन पता कर लीजिए, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाई सारा का मास का सम कर देंगे, तो भी इतना ही आएगा, तो भी इतना ही आएगा। और y में भी क्या करते, y में वैसे करते, याद कीजिए पहले वाला फार्मूला, ये वाली फार्मूला, इसमें क्या करते, चारों का लिख देते, प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 और डिवाइडेड बाई m3 प्लस m4, तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाता है ये। तो हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में करेंगे बच्चों, समझना है, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में आ जाएगा, सवाल करने से समझ में आता है। ओके, एक और चीज़ हम यहाँ बताने वाले हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मासेज कॉन्टिन्यूसली होते हैं। जैसे हम अभी पीछे बता रहे थे क्या, मासेज डिस्क्रीट थे, ऐसे करके मान लेते हैं एक पार्टिकल यहाँ यहाँ, मतलब ये ऑब्जेक्ट का कोई शेप नहीं है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट का कोई शेप नहीं है, जैसे तैसे है। लेकिन यही अगर हम इस चीज़ की बात करें, ये अगर l लेंथ का है और मास इसका m है, एक सेकेंड, इसका जो है ना बच्चों लेंथ l है और मास कितना है, m है। देखिए एक कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोल सकते हैं। देख सकते हैं कॉन्टिन्यूसली ऐसे करके बढ़ रहा है, ये कहीं पे ऐसे नहीं है, ऐसे करके ऐसे ऐसे इसकी तरह नहीं है, डिस्क्रीट नहीं है, इसका कोई शेप है बच्चों, है ना, इसका कोई शेप है। तो यही बोलते हैं कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास, आर सेंटर ऑफ मास, क्या पढ़ा था हमने कि m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, दो पार्टिकल के लिए। लेकिन ज़्यादा हो तो क्या करना, ज़्यादा होगा तो और ऐड कर देना, सिंपल। तो इसी का जस्ट हम लोग कंटिन्यूस, ये डिस्क्रीट के लिए था, डिस्क्रीट मास टू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। लेकिन ये किसके लिए हम बता रहे हैं, अभी आपको जो बताएंगे, जो आर सेंटर ऑफ मास होगा वो हो जाएगा कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना। ये कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या करना है बस बच्चों, इसमें सिग्मा नहीं यूज करना है। जैसे इसमें सिग्मा यूज होता था ना, देखिए अगर मैं बता दूं तो सिग्मा यूज करते थे mi/ri डिवाइडेड बाई सिग्मा mi, आई का वैल्यू 1 से n, आई का वैल्यू 1 से n, तो ये सिग्मा यूज करते थे हम लोग। अब यहाँ पे सिग्मा नहीं, यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, वही आर आई कर दीजिए डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ एम आई कर दीजिए, वही आई का वैल्यू 0 से, सॉरी आई का वैल्यू 1 से n तक, आई का वैल्यू 1 से n तक, ऐसे कर सकते हैं आप लोग। तो ऐसे क्यों किया गया ऐसा क्यों किया गया यहाँ पे, ऐसे सिग्मा को हमने इंटीग्रेशन में क्यों बदल दिया, क्योंकि ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ना बच्चों, कंटिन्यूसली। एक होता है लेमडा, यहाँ पे लेमडा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, इसको लेमडा बोला जाता है। तो कहीं पे दे दिया जाए कि कोई रॉड है, उसका लेमडा वेरी कर रहा है, जो लेमडा है वो वेरी कर रहा है 2x से, समझ में आ रहा है बच्चों, 2x से वेरी कर रहा है। मतलब अगर हम इसका एक x इक्वल टू, मतलब इसका मास वेरी कर रहा है, जिससे लेमडा का वैल्यू हमने मास पर यूनिट लेंथ तो आपको बता दिया, लेकिन इसका मास जो है ना छोटा छोटा से, जैसे आप समझ सकते हैं, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मास है, तो ये x इक्वल टू 0 पे है, x इक्वल टू 0 पे है, ये x इक्वल टू l पे है, टोटल लेंथ पे, है ना। तो इसका जो वेरी कर रहा है, इसका जो मास वेरी कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग, इसका मास जो वेरी कर रहा है ना, जो dm है वो वेरी कर रहा है 2x से,
मतलब कि x इक्वल टू x इक्वल टू 0 पे इसका मास 0 है। जैसे ही x इक्वल टू 1 पे आएंगे तो मास इसका 2 kg का हो जाएगा, मतलब 2 जो भी ग्राम जो जिस चीज़ में होगा, तो वैसे करके वेरी कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कैसे वेरी कर रहा है। तो कॉन्टिन्यूसली अभी 2 था, 0 था, 2 हो गया, फिर अभी 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, है ना, जो ऐसे करके वेरी कर रहा है इसका, सॉरी 6 हो जाएगा। तो ऐसे करके इसका वेरी कर रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूसली है ना बच्चों, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगा। इसीलिए हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, है ना। ये तो पूरा को जोड़ देता है ना, पूरा इसका जोड़ देता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली है ना, तो इसका इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक, आसान है यार, तो इसका यूज करेंगे तो हो जाता है सवाल। करेंगे आगे बच्चों, समझाएंगे। अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में। कंसिडर 2 पार्टिकल सिस्टम, पार्टिकल्स हैविंग मास m1 एंड m2, फर्स्ट पार्टिकल पुश टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास। ओके, कुछ नहीं है बच्चों, ये तो और आसान है। 2 मासेज है, m1 m2 है। कह रहा है कि इनका कोई लोकेशन होगा ना बच्चों, ये ऐसे करके लाई कर रहे होंगे कहीं पे प्लेन पे। कह रहा है बच्चों फर्स्ट पार्टिकल, जैसे m1 पार्टिकल को हमने पुश कर दिया किधर, सेंटर ऑफ मास की तरफ। बताइए ना बच्चों, ये 2 मास है तो 2 मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इनके बीच में ही कहीं पे लाई करेगा, यही तो है। मान लेते कि सेंटर ऑफ मास कहीं पे यहाँ पे लाई कर रहा था, तो m1 को जब हमने इधर की तरफ धक्का दे दिया तो m1 कहाँ पहुँच गया होगा, m1 कहीं पे यहाँ पे पहुँच गया होगा, धक्का दे दिया ना, पुश d डिस्टेंस। ठीक है, d डिस्टेंस पुश कर दिया है, मतलब पहले यहाँ पे था, यहाँ से कितना डिस्टेंस, d डिस्टेंस पुश कर दिया। बाई व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकेंड पार्टिकल मूव टू कीप द सेंटर ऑफ मास इन द सेम पोजीशन। सेंटर ऑफ मास को हमें बदलना नहीं है, एक बात ध्यान देना है, सेंटर ऑफ मास को हमें बदलना नहीं है। मान लेते हैं m2 जो होगा, m2 पार्टिकल, उसको भी हमने किसी डिस्टेंस से इधर धक्का दे दिया, और सेंटर ऑफ मास यहीं रखना है, सेंटर ऑफ मास को बदलना नहीं है, छेड़छाड़ नहीं करना है इसमें, सेंटर ऑफ मास यहीं रहना चाहिए। इसको भी डिस्टेंस हमने किसी डिस्टेंस d से, इसको मान लेते हैं कि हमने x डिस्टेंस अंदर धक्का दे दिया इस लोकेशन से, है ना। देखिए पहला का लोकेशन ये था, हमने धक्का दे दिया x डिस्टेंस, हमने धक्का दे दिया इसको x डिस्टेंस, ताकि यहाँ पे सेम लोकेशन पे रहे। अब कितना धक्का दिया ये हमें नहीं पता है, तो वही हमें निकालना है, कुछ नहीं करना है बच्चों, सिंपल है। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे जो होगा वही सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा। कैसे, हमने क्या बताया आपको, हमने क्या बताया आपको बच्चों कि एक को 0,0 ले लो, सिंपल है ना। अगर 0,0 लेते हैं तो क्या होगा, मान लेते हैं कि L1 लेंथ, वही लेंथ L1 लेंथ, तो हमने क्या बताया आपको बच्चों, m1 L1 इक्वल टू m2 L2, ये L2 मान लेते हैं यही चीज़ तो हमने पीछे बताया आपको बच्चों, यही चीज़ तो हमने आपको पीछे बताया, सिंपल वही चीज़ फिर से हम करेंगे। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या हो रहा है, m1 यहाँ आ गया और सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रह गया, ये चीज़ नहीं हुआ, ये वहीं का वहीं रहना है। तो इतना डिस्टेंस कितना था, ये था L2, देखिए ना बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, L2 ही तो है, और ये x डिस्टेंस अंदर ला दिया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L2 माइनस x। समझिए बच्चों चीज़ों को, ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास L2 है, ठीक है, और ये x है, तो L2 में से x घटा देंगे तो ये आ जाएगा ना, L2 माइनस x आ जाएगा, L2 माइनस x आ जाएगा ना बच्चों, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, L2 माइनस x। ठीक है, उसी तरीक़ा से समझिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको कितना दिया है, सेंटर ऑफ मास ये है, इनके बीच की दूरी है L1। ठीक है, L1 में से ये d हटा देंगे तो ये तो आ जाएगा ये दूरी, तो L1 माइनस d कर देंगे, वैसे ही यहाँ पे कर देंगे, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना आ जाएगा, L1 माइनस d। अब क्या करना है, सिंपल सा हमने बताया, m1 L1 मतलब m1 इंटू उनके सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी, तो ये कितना आया है, इतना आया है, लिख दीजिए m1 इंटू L1 माइनस डी इक्वल टू m2 इंटू L2 माइनस x, सिंपल। तो अब यहाँ पे दो चीज़ आ गया, दोनों को सोल्व करना है, m1 L1 माइनस m1 d इक्वल टू m2 L2 माइनस m2 इंटू x, सिंपल। इन दोनों सेम है, ये दोनों सेम है बच्चों, तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, ये दोनों सेम है तो दोनों तो कट ही जाएगा। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, m1 d इक्वल टू m2 इंटू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास x निकालना था ना, तो x का वैल्यू m1 d डिवाइडेड बाई m2। देख रहे हैं कितना आसानी से हमने निकाल लिया, इसको निकाल लिया। करेंगे तो हो जाएगा सवाल बच्चों, आसान है, दिक्कत होगा तो आप बताइएगा। 4 पार्टिकल्स दिया हुआ है, सबका मास दे दिया है,
आर प्लेस्ड एट द 4 वर्टिसेज ऑफ ए बी सी डी ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर। कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि स्क्वायर लेंथ का कोई ऑब्जेक्ट था, उस पे हमने 4 ब्लॉक रख दिया, मतलब 4 कोई पार्टिकल रख दिया 1 kg का। नीचे से लेके चलते हैं ना, नीचे से लेके चलते हैं बच्चों, क्योंकि नीचे से 0 लेंगे। 1 kg का, 2 kg का, 3 kg का, 4 kg का, है ना, ये सब मास रखा हुआ है। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सिंपली बता सकते हैं, पीछे ही बताया ना बच्चों हमने आपको। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है, जल्दी से बताइए कितना, कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, कहाँ पे होगा। ओवरऑल देखें तो 4 और 1 5 kg, तो इनका बीच में यहीं कहीं होगा। 3 और 2 5 kg, दोनों के बीच में। इसका मतलब इन ये ओवरऑल दोनों सेम मास हो गए, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे बीच में होगा, बीच में लाई करेगा। इधर से उतना ही दूरी पे, इधर से भी उतना ही दूरी पे, बीच में कहीं पे आएगा बच्चों। ओवरऑल इधर देखे, ऊपर देखे तो 4 2 6 7 kg और नीचे 3 kg, मतलब इस लाइन पे आएगा, लेकिन ऊपर की तरफ आएगा, इधर कहीं पे आएगा, क्योंकि इधर मास ज़्यादा है, इधर कहीं पे आएगा, है ना। हमने ऐसे अनुमान लगाया। अब सोल्व कर लेते हैं। लेट ये 0,0 है, ये कितना हो जाएगा 1,0 हो जाएगा, ये कितना 1,a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0,a हो जाएगा। क्यों हमने लिखा, क्योंकि मान लेते हैं कि साइड लेंथ है, क्या है स्क्वायर का साइड लेंथ कितना है बच्चों, a मान लेते हैं, a मान लिया। अब a मान लिया तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा ना, अब a मान लिया तो अब हम निकाल सकते हैं। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, एक सेंटर ऑफ मास मान के कर सकते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि ये बीच में ही लाई होगा देखिए हम डायरेक्ट करते हैं, हमें पता है बीच में ही आएगा, तो बीच में ही ये वाली दूरी कितनी हो गई बच्चों, ये हो गई यहाँ पे लोकेशन 0,a/2, ये 0,a/2। इसका जो ये y कोऑर्डिनेट है ना, मतलब x से दूरी कितना है बच्चों, सॉरी ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ये a/2, 0 है ना। तो a/2 x से दूरी कितना, a/2 पे ही होगा सेंटर ऑफ मास, और होगा कहीं पे इधर होगा। अब हमें निकालना है y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सिंपल निकाल लेंगे यार, ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग। y सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज करिए, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4। बच्चों इधर कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट करना पड़ेगा, है ना। m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। चलिए जल्दी से कीजिए बच्चों। m1 कितना है, मान लेते ये है m1 1 kg इंटू 0 प्लस m2 कितना 2 kg इंटू 0 प्लस 3 kg इंटू a प्लस 4 kg इंटू a डिवाइडेड बाई टोटल मास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। आपको समझ में आ रहा है हम y1 कौन ले रहे हैं, ये y1, ये y1, ये y1, ये y1, है ना, ऐसे करके ले रहे हैं। सिंपल ही 0 0 कितना हो जाएगा, ये 7 है अपॉन 4 3 7 और 3 10। तो y कोऑर्डिनेट, y सेंटर ऑफ मास हमारे पास आ गया 7, मतलब ये हो जाएगा 0.7a, 0.7 है। तो ये लोकेशन ये आ जाएगा a/2 कॉमा a/2 कॉमा 0.7 है, 0.7a। क्यों आया देखिए 0.7 इसलिए तो आया, ऊपर से कितना हो जाएगा 0.3, तो ऊपर से नज़दीक है ना, नीचे से दूर, मैंने बोला ना ऊपर लाई करेगा, तो हमने निकाल लिया। सिंपली निकाल सकते हैं बच्चों, ऐसे ही करना है बच्चों, और कुछ नहीं करना है ना। तरीका बहुत ईजी है। 3 पार्टिकल्स मास से दे दिया, उनका लोकेशन दे दिया r1 r2 r3, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो r सेंटर ऑफ मास पीछे ही तो पढ़ा है आपको, बताया बच्चों, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 कितना है 1 इंटू r1 वेक्टर कितना है बच्चों, i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। m2 कितना है बच्चों 2 kg, 2 इंटू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। कितना आसान है बच्चों, ये सब आपको खुद से करना चाहिए। m3 कितना है 3 kg इंटू 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाई टोटल मास 1 प्लस 2 प्लस 3 5 6 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा i कैप और 2i कैप और 6 6 तो 8 एक 9i कैप हो जाएगा। डायरेक्टली हम कर रहे हैं, 4 और 2 6, 6 में से 3 गया प्लस 3 का i कैप j कैप आ जाएगा। 1 2 3
और 3 में से 6 गया माइनस का 3, जे कैप आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल मास 6 आ जाएगा। तो हम बता सकते हैं यहाँ पे 3 सब में से कॉमन लेंगे तो 3 कट जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, और 3 3 9, 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये के कैप है ना। ये आंसर हो जाएगा आपका। सेंटर ऑफ मास का लोकेशन ही यही होगा। देख रहे हैं कितना आसानी से बना लिया। ऐसे करना है बच्चों, सिंपल है यार, फॉर्मूला यूज करना है बनाना। आगे चीज़ें बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, अभी तो आसान है यार, इंट्रोडक्शन है ना बच्चों। देखेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।